हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू के बारे में। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिटेल्स देने वाले हैं कि आफ्टर क्लास 12th हाउ टू ज्वाइन जेएनयू। आफ्टर अगर जिन लोगों ने 12th का अपना इस साल या पिछले साल एग्जाम दे दिया है तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोर्सेस, कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं जिसमें कि आप ज्वाइन करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं कि अबाउट एंट्रेंस एग्जाम वो क्या होता है। तीसरा है प्रिपरेशन। जो चौथा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं वो है आपका फी स्ट्रक्चर। पांचवा है आपका हॉस्टल, जो हॉस्टल फैसिलिटी है किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होता है अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कि अगर आप मान लीजिए आफ्टर 12th ज्वाइन करते हैं तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जिसको आप आगे चलकर परस्यू कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जितने लोगों ने इस बार 12th का एग्ज़ाम दे दिया है, या सॉरी एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया है, या फिर जितने लोग ऐसे थे जो स्टेट बोर्ड से, जैसे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया था, तो जो लोग दे दिए हैं अभी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करने का, और आप लोग सोचते हैं कि हाँ 12th के बाद जेएनयू ज्वाइन करना है, जेएनयू में क्या होता है, जेएनयू के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आज हम लोग इस वीडियो में सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए क्या है कि जेएनयू का जो 12th के बाद जो एडमिशन प्रोसेस होता है, जो प्रिपरेशन होता है, तो एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से ये सारी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आपको अगर प्रिपरेशन के बारे में जानना है तो आप एग्ज़ाम ट्रेजरी के पहले की वीडियो को भी देख सकते हैं, या फिर 8448878849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर इसके साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, फिर हम लोग कॉन्टेक्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो मेन क्वेश्चन है, हाउ टू ज्वाइन जेएनयू आफ्टर क्लास 12th। हाउ टू ज्वाइन जेएनयू आफ्टर क्लास 12th। ठीक है, मेन क्वेश्चन ये है कि 12th के बाद जेएनयू किस तरीके से ज्वाइन किया जाए। तो सबसे पहले आते हैं कि कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं जेएनयू में, कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों के जो स्टूडेंट हैं वो सवाल पूछ रहे थे कि जेएनयू में हिस्ट्री है कि नहीं, ज्योग्राफी वो पढ़ सकते हैं। तो एक चीज जो आपको ध्यान देना है कि बीए के लेवल पे सबसे पहले जेएनयू में बीकॉम नहीं पढ़ाया जाता है, आपका साइंस के सब्जेक्ट्स नहीं हैं। जेएनयू में बीए होता है, और उसमें भी बीए में आपके आर्ट्स में सारे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब नहीं पढ़ाए जाते हैं। जेएनयू में पढ़ाया जाता है तो सिर्फ बीए, फॉरेन लैंग्वेज। जेएनयू में लास्ट ईयर से एक नया कोर्स स्टार्ट किया गया था, बीएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी, जिसके बारे में हम लोग लास्ट सेपरेटली इसके बारे में वीडियो बना के आपको बताएंगे कि ये किस तरीके का कोर्स है, इसके बारे में आपको क्या क्या जरूरी है जानना। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं फॉरेन लैंग्वेज। तो फॉरेन लैंग्वेज है क्या। तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि हम हिस्ट्री या इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, वैसे ही फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है जो विदेशों में लैंग्वेज जो बोली जाती है। तो एक चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से लैंग्वेज बोली जाती है। तो इन सारे लैंग्वेजेस को 3 क्लस्टर में बांटा गया है। क्लस्टर 1 में आपके यूरोपियन लैंग्वेज आते हैं। यूरोपियन लैंग्वेज जो यूरोपियन कंट्रीज में बोले जाते हैं, जो यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है यूरोप का उसमें बोला जाता है, वो है फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, और इसी के साथ रशियन भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में रशियन जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। इसके बाद आता है आपका क्लस्टर 2। क्लस्टर 2 में आता है आपका एशियन लैंग्वेज। ये है आपका कोरियन, चाइनीज, जापानीज। अब देखिए चाइनीज, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, ये सच्चाई भी है कि चाइनीज लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट है।
अभी कल ही एक मेरे स्टूडेंट का कॉल आया था और वो मुझे ये बोल रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे कि सर आपके कारण जेएनयू में वो आप आए हैं, उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज लिया था और इसी लॉकडाउन में अब सोचिए कि उनका जो है 55,000 इन हैंड का जॉब लगा है। वो अभी जेएनयू में बीए थर्ड ईयर में ही है चाइनीज में, और उनको बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी ने हायर कर लिया है। तो चाइनीज लैंग्वेज डिफिकल्ट है लेकिन स्कोप भी है। तीसरा जो क्लस्टर 3 है जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है वो है अरबिक, पर्शियन और इसके बाद आ जाता है आपका पर्शियन हो गया और हो गया पश्तो। पश्तो पश्तो जहाँ पे अफगानिस्तान में बोली जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि 10 लैंग्वेज के बारे में जेएनयू में पढ़ाई की जाती है। तो अगर आपको जेएनयू में बीए के लेवल में पढ़ना है, उसमें भी फॉरेन लैंग्वेज, तो आपको इसी 10 लैंग्वेज में किसी एक लैंग्वेज में आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये चीज आपको जो है देखना है। आप जब एडमिशन लीजिएगा तो इस किसी एक लैंग्वेज में आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये तो हो गया कोर्सेस में, यानी कि कोर्सेस में या तो आप बीए फॉरेन लैंग्वेज में कर सकते हैं या बीएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी, तो ये दोनों आता है। अब आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत सारे जो मिथ हैं, तो वो एक बार अच्छा होगा कि हम लोग एक लाइन से सारा चीज क्लियर कर लेते हैं कि इन कोर्सेज का किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है सारे चीज़ों का। अब आते हैं कि प्रिपरेशन कैसी की जाए जेएनयू अगर आप बीए फॉरेन लैंग्वेज में आते हैं। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि इसका एडमिशन का जो एग्ज़ाम होता है किस तरीके से होता है। तो एक कॉमन एग्ज़ाम होता है, सिंगल एग्ज़ाम, सिंगल कॉमन एग्ज़ाम होता है ऑल 10 लैंग्वेजेस के लिए, और इसी में आपको चूज करना होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि जब 10 लैंग्वेजेस में आप एट मोस्ट 3 लैंग्वेजेस को चूज कर सकते हैं। आप किसी भी क्लस्टर से या टोटल 10 लैंग्वेजेस में जो पढ़ाए जाते हैं 10 कोर्सेस हैं, उसमें किसी भी 3 को आपको चूज करना होता है और उसमें भी आपको प्रेफरेंस देना होता है। तो प्रेफरेंस का क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से है, क्या कट ऑफ होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, ये भी हम लोग एक अपने आप में एक डिटेल्ड वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है कि 3 लैंग्वेज को आपको चूज करना है। जरूरी नहीं है आप किसी एक लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हैं, 3 लैंग्वेज मैक्सिमम आप चूज कर सकते हैं। तो ये हो जाता है कि मान लीजिए एक में एडमिशन नहीं हुआ तो दूसरे में आपका एडमिशन हो सकता है। तो आप जब किसी भी 3 लैंग्वेज को चूज करते हैं तो एक पॉइंट ये है कि क्योंकि कॉमन एग्जाम होता है, इसके लिए अब आपको क्या है कि सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है, सारे कंट्रीज के बारे में, ऑल कंट्रीज। तो एक सिलेबस को लेके भी हम लोग एक सेपरेटली लाएंगे कि बीए फॉरेन लैंग्वेज को प्रिपरेशन करने के लिए उसका क्या सिलेबस है, उसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली लाएंगे। और इसी के कारण क्योंकि आपको सारे कंट्रीज के बारे में पढ़ाई करनी होती है, तो एग्ज़ाम जो है इसका जो आप ये बोल सकते हैं सिलेबस जो है थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अगर मुझे कोरियन में लेना है तो सिर्फ कोरिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो चाइनीज और या फिर मान लीजिए फ्रांस के बारे में नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। और आता है कि क्या क्या सिलेबस में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं रफली बता दूं कि इसमें टोटल 3 सेक्शंस होते हैं। ऐसा सेक्शंस का डिमार्केशन नहीं है, लेकिन एक हो जाता है आपका जीके, एक हो जाता है इंग्लिश, एक हो जाता है रीजनिंग। जीके में क्या पूछा जाता है? जीके में पूछा जाता है फॉरेन कंट्रीज के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, हॉलीडेज के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में, फूड के बारे में, कपड़े के बारे में। तो वो चीज़ हो गया फॉरेन कंट्रीज में। इसके बाद आता है आपका इंडिया। इंडिया में आ जाता है कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, यहाँ के जो लिटरेचर है, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, और फिर फाइनली आ जाता है दोनों को मिला के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में वर्ल्ड लेवल पे जैसे कि आप लोग रिसेंटली जानते हैं, एक इंडियन मर्चेंट शिप थी जो सुएज कनाल में फंस गई थी, एवर गिवन। तो वो सवाल में आ जाएगा कि एवर गिवन किस कंट्री की शिप थी, या फिर एवर गिवन कहाँ फंस गई थी, सुएज कनाल किस कंट्री में है, कौन सी शिप जो है सुएज कनाल में फंस गई थी। तो इस टाइप की सारी चीजें आती है। फिर आ जाता है इंग्लिश।
इंग्लिश में एंटोनिम पूछा जाता है, सिनोनिम पूछे जाते हैं, आपके कॉम्प्रिहेंशन आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, एडम एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हैं। और रीजनिंग में आ जाता है आपका सिंपल सीक्वेंस सीरीज वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्शंस वाले आते हैं, कंक्लूजन आते हैं, ब्लड रिलेशन आते हैं, तो ये सारे, और इसके साथ ही आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो एंट्रेंस एग्जाम ये हो जाता है। और एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के द्वारा। एनटीए बस एक एजेंसी है जिनका काम है एग्जाम कंडक्ट कराना। क्वेश्चन पेपर जो है ये सारा जेएनयू के द्वारा सेट किया जाता है। इस साल का अभी तक जो है नहीं आया है आपका कि कब एग्जाम होगा, अभी तक फॉर्म नहीं आया है। तो जितने स्टूडेंट फिल करना चाह रहे हैं आप लोग फिल कीजिएगा, जैसे ही आएगा हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, सो दैट कि हम लोग कांटेक्ट करेंगे आपके साथ। और इसके साथ ही आप जो है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सो दैट कि जो भी अपडेट आता है आपको मिलता रहेगा। तो ये तो हो जाता है एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटल क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या सिलेबस तो हम लोगों ने देख ही लिया, क्या पैटर्न क्या होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम में टोटल आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि क्वेश्चन हो गया और इसका 4 ऑप्शन हो गया, और ये 100 मार्क्स का होता है। ये जो है आपको नो नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होता है। 3 आवर्स का एग्जाम होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। पूरे इंडिया में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इसलिए आप ये सोचिएगा कि आप असम से हैं, केरल से हैं, अरुणाचल से हैं, तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपका वहीं पे भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा। तो ये तो हो गया आपका सारा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, और यही मेजरली यही चीज होता है, इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना होता है। अब आते हैं प्रिपरेशन को लेके। तो आपने कोर्सेज देख लिया, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, अब आते हैं प्रिपरेशन पे। तो जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज का जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो 2 पॉइंट याद रखनी है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अराउंड आप मान के चलिए कि 27 to 30,000 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो जो फॉरेन कंट्रीज के बारे में सवाल जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, मान लीजिए फ्रांस है, तो इसके बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, यहाँ की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, यहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इन द सेंस कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के नोबेल प्राइज जो जिनको मिला है, उन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो इसीलिए अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको किसी भी एक सिंगल बुक में नहीं मिलेगी। इसीलिए हम लोग जो है एग्जाम ट्रेजी की तरफ से क्लासेस कराई जाती है, जहाँ पे हम लोग वीडियो लेक्चर्स देते हैं, पीडीएफ नोट्स देते हैं, 25 मॉक टेस्ट मिलता है, क्वेश्चन बैंक मिलता है, 10 सेट का टेस्ट सीरीज मिलता है, प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं, सारा कुछ डिटेल्ड हम लोग जो है प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। और इसके अलावा मान लीजिए आपको और भी कोई भी समस्या हो तो आप जो है हम लोगों को कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग जो है सारा डिटेल आपको बताएंगे। अब आते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरीके से वहाँ पे जेएनयू का जो फी स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो देखिए जेएनयू का जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलअप में अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। जो रिजर्व कैटेगरीज के हैं उनके लिए अलग है, जनरल कैटेगरीज के लिए अलग है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसका अलग फी है, 2 का अलग फी है, 3 का अलग फी है। तो ये तो हो गया फॉर्म फिलअप करने का। और वैसे ही अगर आप अनरिजर्व से हैं और रिजर्व से हैं तो उसका अलग अलग कैटेगरी है जिसको कि आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं जेएनयू में जब आप एडमिशन लेते हैं तो कितना फी है, तो देखिए जेएनयू एक बहुत ही ऐसी इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फी बहुत ही कम है। तो एक सेमेस्टर का यानी कि 6 मंथ्स का आप जो है रफली 120 से 150 रुपीज़ पे करते हैं। देखिए यही आपका फी है। आप
इसी फी को 120 रुपये में 6 महीने की आप पढ़ाई करते हैं, तब आप सोच सकते हैं कि कितना सस्ता है ये यूनिवर्सिटी। और जेएनयू में क्या है कि जब भी आप बीए में एडमिशन लेते हैं तो ये 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है। 5 इयर्स मतलब 3 इयर्स का बीए और 2 इयर्स का एमए, यानी और अगर आप टोटल को कैलकुलेट करते हैं तो 5 इंटू 2 कीजिएगा तो 10 सेमेस्टर हो जाता है। अब 10 सेमेस्टर इंटू 150 करते हैं अगर तो 1500, यानी आप पूरे 5 साल के लिए मात्र 1500 फी देते हैं एकेडमिक फी। हाँ, हॉस्टल चार्जेस अलग हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सिर्फ फी बीए का नहीं है, ये फी जो है बीए से लेके पीएचडी तक का है। सारे जेएनयू में किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लीजिए, किसी भी लेवल पे आप एडमिशन लीजिए, चाहे बीए है, एमए है, एमफिल, पीएचडी, आपको वही 120 से 150 रुपए जो भी उस सेमेस्टर का फी है आप उतना ही पे करते हैं, उससे ज़्यादा पे नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया आपका फी स्ट्रक्चर। तो और मुझे लगता है कि ऐसे इतने सस्ती यूनिवर्सिटी में सारा कुछ जो है आप अफोर्ड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है हॉस्टल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था हॉस्टल किनको मिलता है, क्या प्रोसीजर होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूँ, इनफैक्ट उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम दिया था, उनका हो भी गया, उनके रैंक अच्छे नहीं थे तो उनको लगा हॉस्टल नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। अभी उनका यूपीएससी का इंटरव्यू भी चल रहा है, आने वाला है डेट। तो हॉस्टल के बारे में तो सबसे पहला क्राइटेरिया है, तो हॉस्टल के बारे में क्या एक प्रोसीजर एंड दूसरा हो जाता है कॉस्ट। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि पर मंथ कितना खर्चा आता है हॉस्टल में या जेएनयू में पढ़ाई करने में। सबसे पहले आते हैं प्रोसीजर। तो हॉस्टल सारे ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे जेएनयू में पढ़ाई कर रहे हैं एक्सेप्ट दिल्ली, एक्सेप्ट जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उनको छोड़कर सारे स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका पहला रैंक है या लास्ट रैंक है। अंतर बस ये हो जाता है कि हॉस्टल जो है, जो अलॉटमेंट होता है ये रैंक वाइज होता है। रैंक वाइज का मतलब होता है कि जिनका पहला रैंक है उनको पहला सबसे पहले हॉस्टल मिलेगा, और जिनका लास्ट रैंक है उनको लास्ट में हॉस्टल मिलेगा। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मान लीजिए रैंक ठीक नहीं है, तो उनको डॉर्मेट्री अलाउड कर दी जाती है। तो मान के चलिए कि पहले दिन से ही सभी को हॉस्टल मिल जाता है। हाँ, सेपरेट कमरा मिलने में टाइम लगता है, जिनका अच्छा रैंक नहीं है तो करीब करीब 3 से 4 महीने लग जाते हैं हॉस्टल मिलने में। लेकिन आप एक लाइन से देखिएगा तो सारे बच्चों को 6 महीने के अंदर हॉस्टल मिल जाते हैं, और जिनको 6 महीने के अंदर हॉस्टल नहीं मिलता है उनको जो है डॉर्मेट्री मिल जाता है, उनको जो है डॉर्मेट्री दी जाती है, वो लोग डॉर्मेट्री में रह सकते हैं। तो एक जो लोगों का सवाल था कि किस तरीके से, एक जो लोगों का सवाल था कि किनको हॉस्टल मिलेगा किनको हॉस्टल नहीं मिलेगा, तो अब तो आप लोग एश्योर हो जाइए कि सभी को हॉस्टल मिलता है, और जिनको मान लीजिए इन कमरे नहीं मिलते हैं तो उनको डॉर्मेट्री मिल जाती है, और यूजुअली एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ये आप लोग जिनको मान लीजिए लेट से मिला तो 3-4 महीने आप लोग डॉर्मेट्री में रह ही सकते हैं। डॉर्मेट्री में एक हॉल काइंड ऑफ होता है, सारे बच्चे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका अच्छा रैंक है उनको तुरंत हॉस्टल मिल जाएगा। और जहाँ तक फ़ी की बात है तो नॉर्मली सेम ही रहता है। अब आते हैं कॉस्ट को लेकर। तो हॉस्टल में 2 तरीके के कॉस्ट होते हैं, एक तो फूड का हो गया और हो गया एक मेंटेनेंस कॉस्ट मान लीजिए। तो मेंटेनेंस कॉस्ट को अगर आप लेते हैं या फिर आप रूम रेंट को लेके लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मान लीजिए यूटेंसिल कॉस्ट होते हैं, पेपर चार्जेस होते हैं, तो सारे कॉस्ट को अगर आप मिलाते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है अराउंड 600 टू 800 पर सेमेस्टर होता है, पर सेमेस्टर इतना ही होता है, या फिर मान लीजिए किसी किसी केस में 500 भी हो सकता है। लेकिन जो फूड का जो चार्ज है, वो फूड क्या होता है कि सारे बच्चे पे जितना भी खर्चा हुआ उस मंथ में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और
कॉस्ट बाय ऑल स्टूडेंट। और रफली आप देखिएगा तो अराउंड 2100 से लेके 2200 तक मेस बिल ये पर मंथ होता है, पर मंथ। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि पर मंथ आपका 2100 से 2200 और आपका पर सेमेस्टर इन एड, इसके अलावा जो है ये 600 से 800 आपको हर एक सेमेस्टर हॉस्टल को देना होता है। तो ये ऐसा ही होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि सर हॉस्टल दिखाइएगा, मेस दिखाइएगा, तो उस पर भी हम लोग सेपरेटली वीडियो लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हॉस्टल खुल जाने दीजिए, हम लोगों को भी भगा दिया गया है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो हो गया इन द सेंस कि हाँ, एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जेएनयू में मेरिट दिया जाता है, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। उसमें क्या होता है कि 1500 दिया जाता है पर मंथ उन स्टूडेंट को जिनका जो है एनुअल इनकम 1 लाख से कम है। तो आप लोगों को एक जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद सर्टिफिकेट जमा करना होता है अपने अपने स्कूल्स में, या फिर आप सेंटर्स में बोल सकते हैं, फिर आपको पर मंथ जो है ये स्कॉलरशिप के रूप में जेएनयू की तरफ से दिया जाता है। तो रफली आपने ये इतना देख लिया। अब एक फाइनली हम लोग अब बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि फॉरेन लैंग्वेज करने से क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। अब लास्ट सेक्शन में आते हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि आफ्टर जेएनयू बीए एफएल आप कर लेते हैं 3 इयर्स 5 इयर्स, तो इसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज है। और ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप कहाँ कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, किस किस आप जो है टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनीज है जो आती है। तो अगर मैं आपको 2018 और 2019 की बात करूं, क्योंकि जो जेएनयू के जो प्लेसमेंट सेल के कोऑर्डिनेशन थे वो मेरे उससे हम लोगों की रेगुलरली बात होती रहती थी, हम लोगों के क्लासमेट ही थे। तो उनका जो हम लोगों के पास जो सारा रिपोर्ट आया था, तो 2018-19 में अमेजोन, गूगल, बायजू और आप एक और जो है वेदांतु, तो ये सारी इम्पोर्टेंट मेजर कंपनीज थी जो आई थी। और जैसे अगर आप मान लीजिए कोरियन या जापानीज़ किए हैं, तो एक बहुत बड़ी जो कंपनी है जो कोरियन और जापानीज़ को जो हायर करती है वो है सैमसंग। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसके यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद एमए करने के बाद सैमसंग ज्वाइन करते हैं। दूसरा जो है, जो बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन किए हैं एज ए ट्रांसलेटर, स्क्रिप्ट राइटर। ट्रांसलेटर इन द सेंस कि आप देखते हैं आज के टाइम में जो भी मूवी बनती है वो अलग अलग कंट्रीज़ में लॉन्च होती है। फॉर एग्जांपल जिन्होंने स्पेनिश पढ़ रखा है तो वो क्या करते हैं कि जाकर ऐसी फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं जहाँ पे मान लीजिए हॉलीवुड की कोई मूवी बन रही है, वो स्पेन में लॉन्च हो रहा है, लैटिन अमेरिका में लॉन्च हो रहा है, या फिर जो स्पेनिश मूवी बनती है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो वो लोग इस टाइप के इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि आपके एज ए टूरिस्ट काम करते हैं, और इसमें वो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल भी करते हैं, इंडिया में भी ट्रैवल करते हैं, उनको हेवली पे की जाती है। तो बहुत सारे लोगों का जो सवाल था कि एवरेज पर मंथ सैलरी कितनी होती है, तो 40 to 50 जो है आप आसानी से कमा सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं जिन्होंने स्कूल्स ज्वाइन किया है जहाँ पे एज ए फॉरेन लैंग्वेज के टीचर हैं, और जो गुड़गांव में अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनको 60 to 75 पर मंथ जस्ट आफ्टर एमए दिया जाता है। जस्ट आफ्टर एमए उनको 60 से 75 हज़ार रुपये पर मंथ एज ए स्कूल टीचर मिलता है फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। इसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आईबी ज्वाइन करते हैं, सीक्रेट सर्विसेज जैसे कि रॉ ज्वाइन करते हैं, क्योंकि 2020 के बिगनिंग में, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि 2019 के नवंबर दिसंबर में आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये जेएनयू आई थी रिक्रूटमेंट करने के लिए, और बहुत सारे जो फॉरेन लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं उनको रिक्रूट करके गई है। तो एक अपॉर्चुनिटी, और ये आप सोचिए कि ये फर्स्ट टाइम था क्योंकि आईबी जैसी सरकारी संस्था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि विदेश जाते हैं आफ्टर एमए,
और बहुत सारे लोग तो एमए के दौरान भी एक्सचेंज प्रोग्राम में 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 6 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं एज ए एक्सचेंज प्रोग्राम के, जिनको स्कॉलरशिप मिल जाता है। और हम लोगों ने ये भी सोचा है कि कुछ-कुछ स्टूडेंट्स से आप लोगों का जो हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट कराएँगे तो हम लोग दिखाएँगे कि जो स्पेनिश लैंग्वेज में है उन लोगों को 1 साल का स्कॉलरशिप मिला है, जहाँ पे वो स्पेन चले जाएँगे, वहाँ पे उनको 1000 यूरोज़ पर मंथ मिलेगा, 1000 यूरो। और उनको जो है एज ए स्कूल टीचर, ट्रांसलेटर काम करना है। तो ये एक नया अपॉर्चुनिटी हो जाता है। तो अगर आप देखिएगा तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। और इसके साथ-साथ आप जो है फॉरेन लैंग्वेज के बाद अगर मान लीजिए आप चेंज करना चाहते हैं एमए में, तो आप किसी भी दूसरे कोर्सेज़ में जॉइन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल था कि हम बीए अगर मान लीजिए चाइनीज़ में करते हैं तो क्या हम एमए इंटरनेशनल रिलेशन या इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं कि नहीं? आप वो कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। जेएनयू एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप बैठ के आराम से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में है। लेकिन फिर भी इसके अलावा आपके पास कोई और सवाल है जिसको आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, या फिर आप जो है हम लोग से कॉल करके, मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग आपको सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए। कोई कमेंट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जेएनयू के बारे में आपको और भी कुछ जानना है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और होपफुली इतना इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि हम लोग ने जेएनयू के बारे में सारा चीज़ बता ही दिया है। अब जो है प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, सिलेबस क्या है, कोर्सेज या किसी चीज़ के बारे में अगर इम्पोर्टेंट होगा तो हम लोग सेपरेटली वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम को छोड़कर प्रिपरेशन के बारे में तो एक हम लोग लेकर आएंगे कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सी टॉपिक्स पे आपको इम्पोर्टेंट है। और हम लोग जो क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ज्वाइन करना है तो आज ही आप रजिस्टर कीजिए, फिर हम लोग सारे डिटेल्स व्हाट्सएप के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।